बोले वो औरंगाबाद से इम्तियाज जलील से मिल के वहाँ लाइन लगा रहा था शेख आसिफ इमाम का टिकट लेने। अरे इमाम का उसके लिए जिगर लगता है, अल्लाह ताला सबको नहीं देता। अल्लाह का करम है, अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ताला ने मेरे परिवार को इतना बड़ा जिगर दिया। सील बियर बार के मालक की बीवी को उन्होंने बनाया, ज्योति भोसले, जो संदेश टाकीज का मालक है और रामराज बियर बार का मालक। उस वक्त तो ये बाला साहब ठाकरे के चरणों में भी गए थे, माता श्री के ऊपर भी गए थे, माता श्री के ऊपर। देर लगेगी, तुम्हारे एमएलए साहब तो मुझे नहीं समझे, तो तुम क्या समझोगे चमचो। और अभी फिर बोल रहा हूं कि मास्टर स्ट्रोक अभी बाकी है। अदा करता हूं कि आप लोगों ने अपना कीमती वक्त निकालकर आप लोग यहां पर आए हैं, और साबिर बाबा, उनके परिवार का, उनके साथियों का भी शुक्रिया अदा करता हूं कि इस मीटिंग को कामयाब बनाने के लिए बहुत मेहनत की, जद्दोजहद की, और आप लोगों को दावतनामा दिया और आप लोग यहाँ पर आए। मैं आप लोगों को, उनके परिवार का भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। उससे पहले हाफिज अली सदर साहब ने आपको बहुत तफसील गुफ्तगू आप लोगों से की, आप लोगों से बातें की, और मैं भी बहुत ज़्यादा नहीं बोलूँगा, लेकिन चंद बातें मैं भी आप लोगों से बात करना चाहता हूँ, गुफ्तगू करना चाहता हूँ। मुझको ऐसा लगता है कि सियासी तौर पर मैं आप लोगों से पहली मर्तबा बातचीत कर रहा हूँ, आप लोगों के सामने खड़ा हूँ। आमतौर पर हम लोग जलसा वगैरह लेते हैं, लेकिन इस मर्तबा ज़्यादा हमारी तवज्जो है वार्ड वाइज मीटिंगें करने, मीटिंग करना, आवाम के साथ ज़हन साजी करना, हमारी बातों को रखना, ये हमारा अपना मकसद है। और मुझे खुशी है कि मैं आज आप लोगों के बीच में खड़ा हूँ। दोस्तों और साथियों, ये हमारा अपना मालेगांव शहर मस्जिद और मीनारों का शहर है। हमारा अपना ये शहर एक मुसलमानों की मुल्क के अंदर, हमारा शहर, हमारी बस्तियां, अल्लाह का करम है कि मुसलमानों की बस्तियां हैं। और हमारे शहर जैसा पूरे मुल्क में, पूरे देश के अंदर हमारे जैसा शहर और दूसरी तरह हम लोगों को नहीं मिलेगा। और यहाँ पर हम लोग मजहबी मामलात के अंदर, दीनी मामलात के अंदर बहुत संजीदा होते हैं और जज्बाती भी होते हैं। आज़ादी के बाद से जो सियासी हालात हमारे अपने शहर के रहे, जो हमारे बुजुर्गों ने बहुत अच्छी तरीके से, हमारे माजी के तमाम ही बुजुर्गों, नेताओं को, लीडरान को देखा, चाहे साबिर सत्तार साहब जो पहले एमएलए शहर के रहे, या हारून अहमद अंसारी साहब रहे, शब्बीर सेठ रहे, आयशा हकीम साहिबा रही, निहाल अहमद साहब रहे, शेख रशीद साहब रहे, ये तमाम ही लीडरान को ये शहर ने बहुत अच्छी से जाना, समझा, और ये तमाम ही लीडरान ने ये शहर की वक्त वक्तों पर क़यादत की और नुमाइंदगी की। ये सियासी लोग थे, सियासी सूझबूझ थी, सियासी फैसले लिया करते थे, और हमारे अपने शहर को हमेशा संभाल कर, बचा कर रखने का काम यह हमारे तमाम ही बुजुर्गों सियासतदानों ने किया, हमारे बुजुर्ग लीडरान ने किया, और ये दुनिया छोड़कर वो चले गए। ये शहर हमेशा सियासी रहा, लेकिन 2007 जिस वक्त ये शहर के अंदर तीसरे महाज की बुनियाद डाली गई, एक मजहबी शख्स, एक मुफ्ती साहब, एक आलिम,
वो सियासत में उन्होंने कदम रखा और उनका मुकाबला सियासी लोगों से रहा। एक तरफ मजहबी क़यादत, एक तरफ सियासी क़यादत। हमेशा वो 2007 से आज तक यही मुकाबला इस शहर में देखा है। शहर के एमएलए साहब बहुत चालाक निकले। जब 2007 में इन्होंने सियासी तौर पर कदम रखा तो उस वक्त ये शहर की नब्ज उन्होंने पकड़ा कि ये शहर की आवाम को मैं जज्बात से खेल सकता हूं। ये शहर मजहबी शहर है, ये शहर मस्जिद और मीनारों का शहर है। यहां पर मजहबी लोग रहते हैं, यहां बहुत बड़ी मुसलमानों की बस्ती है और बहुत जज्बाती मुसलमान है। तो इन्होंने तीसरे महाज की बुनियाद रखी। उस वक्त शहर के अंदर 2 लीडराना और थे, शेख रशीद साहब और निहाल अहमद साहब थे। एक्टिव सियासत में थे, सियासत वो करते रहे, एक दूसरे से इलेक्शन लड़ा, एक दूसरे से हारे, लेकिन सियासी तौर पर वो लीडर रहे शहर के। उस वक्त मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब ने तीसरे महाज की बुनियाद ये शहर की आवाम के सामने, शहर के आवाम से ये कहा कि निहाल अहमद साहब भी सियासी है और नाकाम हो गए, और शेख रशीद साहब भी सियासी है, नाकाम हो गए। इन्होंने शहर का कोई डेवलप, कोई विकास, कोई तामीरी काम नहीं किया और इसके लिए अब एक तीसरी क़यादत की जरूरत ये शहर के अंदर है। और उन्होंने सियासत के अंदर एंट्री की। शहर के आवाम उनकी बातों में कैसे आई, आपको सोचना है, समझना और फैसला करना है। यहां मेरे अपने बुजुर्ग बैठे हुए हैं। उस वक्त शहर की आवाम से क्या वादे किए गए थे, क्या वादे किए गए थे? आप मुझे बताओ, वादा जो किया गया था वो क्या किया गया था? हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु की उस दौर के अंदर जो खिलाफत चलती थी उस तरीके पर हम लोग सियासत करेंगे। ये वादा उस वक्त के तीसरे महाज के मैनिफेस्टो में था। याद करो वो दिन, ये वादा सबसे पहला उन्होंने तीसरे महाज की बुनियाद डालने के वक्त हमारी शहर की आवाम ने लब्बैक कहा, उनकी बातों को माना कि एक मुफ्ती साहब हमसे वादा कर रहे हैं, वो मजहबी शख्स है और इस्लाम की तर्ज के ऊपर वो ये शहर के अंदर सियासत करेंगे, नुमाइंदगी करेंगे, हमारी खिदमत करेंगे। ये शहर की आवाम ने माना, उनकी बातों को कबूल किया और उनको तीसरा महाज जब बना तो उस वक्त और वादे किए गए। ये वादे किए गए कि हम टीचर हजरात जो है, टीचर को कॉर्पोरेशन का टिकट देंगे, ये भी वादा किया गया था। या मेरे बहुत नौजवान साथी है, वो उस वक्त बहुत छोटे हो गए। आपको मैं याद दिलाना चाहता हूं कि हम टीचरों को कॉर्पोरेशन का टिकट देंगे, वकीलों को कॉर्पोरेशन का टिकट देंगे, आलिमों को कॉर्पोरेशन का टिकट देंगे, डॉक्टरों को कॉर्पोरेशन का टिकट देंगे और तालीम याफ्ता लोगों को हम लोग टिकट देंगे। ये भी वादा शहर की आवाम से उस वक्त किया गया था। और क्या वादा किया गया था कि बैतुल माल की हिफाजत करेंगे हम। क्या वादा किया गया था कि बैतुल माल की हिफाजत करेंगे। यह भी वादा शहर की आवाम से किया गया था। उस वक्त हम कारपोरेशन को फंड बोलते थे, बजट बोलते थे, आवामी खजाना बोलते थे, लेकिन उन्होंने कितना जुमला बेहतरीन निकाला कि बैतुल माल की हिफाजत करेंगे। बैतुल माल उस वक्त की जो हमारे हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वो बैतुल माल की हिफाजत किया करते थे। उन्होंने कहा कि हम भी कारपोरेशन के अंदर जो माल पड़ा हुआ है वो बैतुल माल है, हम उसकी हिफाजत करेंगे। शहर की आवाम ने उनकी बातों को माना और क्या वादा किया, क्या वादा और किया कि
हम टक्केवारी नहीं लेंगे, कमीशन खोरी नहीं करेंगे और ठेकेदारी नहीं करेंगे, ये वादा भी शहर की आवाम से किया गया था। और हमारी मां बहनों से यह वादा किया गया कि हमारी मां बहन अंधेरा जब होता है, शाम होने का इंतजार करती है उसकी हाजत पूरी करने के लिए। हमारी मां बहनों से भी यह वादा किया गया था शहर के एमएलए साहब ने, मुफ्ती इस्माइल साहब ने। तीसरा मास बना, आवाम ने 27 सीट चुन कर दी, 27 कारपोरेटर पहली मर्तबा उनको चुन कर दिए। मेयर उनका बना, नजमुद्दीन खजूरवाला साहब मेयर बनाए गए। उस वक्त तो ये बाला साहब ठाकरे के चरणों में भी गए थे, माता श्री के ऊपर भी गए थे, माता श्री के ऊपर, कि हम आपके साथ एक हुकूमत करना चाहते हैं। वोट ली बैतुल माल की हिफाजत करने, और वहां जाकर सपोर्ट मांग रहे थे, उन्होंने सपोर्ट नहीं दिया। हमने उस वक्त उनको सपोर्ट दिया कि चलो आप आगे आए हैं तो आप इख्तिदार संभालो, आप शहर को कुछ दो। 2.5 साल गुजर गया, शहर को कुछ नहीं मिला। फिर मालिक यूनुस ईसा को इन्होंने बनाया मेयर। निहाल अहमद साहब के कारपोरेटरों को तोड़ा गया, मेयर बने। 2.5 साल शहर को क्या मिला आपको, कि शहर के सामने इब्राहिम सेठ नेशनल वाला मेयर बनाए गए, शहर को क्या मिला। नरेंद्र सोनोने को स्टैंडिंग का चेयरमैन बनाया गया। नरेंद्र सोनोने जो संदेश टाकीज का मालक है और रामराज बियर बार का मालक है, उस वक्त भी वही मालक था, आज भी वही मालक है। वह आजाद चुनकर आया था, 27 लोगों के अंदर इनको कोई काबिल नजर नहीं आया, उस वक्त भी उस शख्स को उन्होंने स्टैंडिंग का चेयरमैन बनाया। ऑप्शन के अंदर कोई टीचर, कोई डॉक्टर, कोई आलिम उनको नजर नहीं आया। उस वक्त एक मुफ्ती शकील साहब को बनाया और दूसरी सीट पंचशील बियर बार के मालक की बीवी को उन्होंने बनाया, ज्योति भोसले को। और 27 सीट मुसलमानों ने चुन कर दिया, उधर 2007-2024 2 मरतबा शहर के एमएलए रहे। अब सवाल यह है कि टक्केवारी, कमीशन खोरी, बैतुल माल की हिफाजत, अच्छे लोगों को टिकट देना, बैतुल माल की हिफाजत करना, ये पहले ही दिन से इन्होंने टिकट ऐसे लोगों को दिया जो इनको पैसा दे सकते थे, रुपया दे सकते थे। दूसरा इलेक्शन हुआ, जो लोग लाखों का रुपया दिए उनको टिकट दिया गया। कोई आलिम, कोई डॉक्टर, कोई हाफिज, कोई इंजीनियर को टिकट नहीं दिया गया। करप्शन वहीं से शुरू हुई शहर के अंदर, करप्शन की शुरुआत वहीं से हुई, टक्केवारी की शुरुआत वहीं से शुरू हुई और पैसे का लेन देन सियासत के अंदर वहीं से शुरू हुआ। लेकिन शहर को क्या मिला, आज आप लोगों को सोचना है, आप लोगों को सोचना है। हाँ, शहर की आवाम ने सोचा कि पहले मर्तबा एमएलए बनाकर 9 में भेजे तो चलो ठीक है, नए हैं एमएलए साहब, सीखने टाइम लगेगा, दोबारा 19 में दिए। 19 के अंदर जब आप लोगों ने चुन कर दिए पिछले 5 साल, मैं झूठ नहीं बोलता हूं, मैं सियासी आदमी जरूर हूं, लेकिन ना मंच से झूठ बोलता और न अगर आपसे इंफरादी तौर पर भी मिलूंगा तो झूठ नहीं बोलता, जो है मुंह पर बोल दूंगा, सच बोलूंगा। 19 में चुन कर आए, 1,17,000 वोट शहर की आवाम ने दिया। क्या नारा था? एक तो अवैसी साहब थे, कौम मिल्लत की दुआई दी गई, एनआरसी के नाम पर वोट मांगा गया, मिल्लत के नाम पर वोट ली गई, जज्बात में हमारे नौजवानों को लाया गया कि वहां पर जाकर ये इस्लाम की तलवार चलाई गई। आप लोगों को पता नहीं है, जिस दिन ये चुन कर आए 19 में, तीसरे दिन वो शहर से चले गए।
इनको एक गाड़ी आई, मैंने एक जगह और कहा ये बात, आज के वजीर आला की गाड़ी आती है, उनको गाड़ी में बैठाकर एक चांदोड़ का एजेंट लेकर जाता है और 6 दिन वर्ली, मुंबई के वर्ली सीलिंग के पास जो रेस्ट हाउस है गवर्नमेंट का, वहां पर 6 दिन इनको रखा जाता है। एक दिन ठाणे की होटल में रखा जाता है और उस वक्त इनको गैर जानिबदार रहने का करोड़ों रुपया इनको मिला, करोड़ों रुपया इनको मिला। उस वक्त ये कांग्रेस राष्ट्रवादी के साथ, सेकुलर पार्टियों के साथ नहीं थे। ये पूरा 5 साल कभी भी इन्होंने सेकुलर पार्टियों का साथ नहीं दिया। एमएलसी का चुनाव हो, राज्यसभा का चुनाव हो, करोड़ों रुपया लिए गैर जानिबदार रहे। कभी बीजेपी शिवसेना के खिलाफ में इन्होंने सरकार बनाने के वक्त भी खिलाफ वोट नहीं दिया। हमेशा हिमायत में ये 5 साल रहे। आपकी वोटों का सौदा करने का काम आज के एमएलए साहब ने किया है। अब कब तक धोखा खाएगा ये शहर? मजहब के नाम पर आप लोगों को धोखा दिया जा रहा है, शहर के आवाम को धोखा दिया जा रहा है। अब आप लोगों को ये आने वाले वक्त के अंदर बहुत सोचना है और समझना है। मुझे बताइए 5 साल में पावरलूम सनत के लिए क्या अच्छा हुआ? क्या अच्छा हुआ? आज इतनी मंदी है, 3 दिन 4 दिन कारखाना चल रहा है। आज मंदी के हालात है, टेक्सटाइल पॉलिसी हमारे फेवर में नहीं। आज सब्सिडी आप लोगों को नहीं मिल रही पावर बिजली बिल पर। आज बुनकर की हालत बहुत खराब है, ये मुझे समझता है। क्या नुमाइंदगी शहर के एमएलए साहब ने, ये आप लोगों को सोचना है, समझना है और आपको फैसला करना है। इलेक्शन आ रहा है, मैं वापस उम्मीदवार हूं, वापस इलेक्शन लड़ना चाहता हूं। आपसे वोट मांगने के लिए यहां पर आया हूं। मैं अपील करने के लिए आया हूं कि आप मुझे वोट दो और कामयाब करो। आपने मेरा भी 5 साल देखा। चाहे जमीयतुल उलमा पे पाबंदी की बात आई तो आवाज उठाने का काम किया, चाहे अजान पे पाबंदी की बात आई तो आवाज उठाने का काम किया। शहर के अंदर पहली मर्तबा तमामी मसलक की ईदगाहों का वाल कंपाउंड बनाने का काम किया। शहर में उर्दू घर दिया, शहर में फ्लाईओवर दिया, शहर में हिल स्टेशन दिया। ये काम मैंने ये शहर के अंदर किया। असेंबली के अंदर आवाज उठाने का काम किया। जब साइजिंगों पर आफत आई तो मैं खड़ा रहा मजबूती के साथ। मैं तो एमएलए नहीं था उसके बाद, और एमएलए था उससे पहले भी मैंने मजबूती के साथ खड़ा रहा। सनत की बका के लिए जब मुझे आवाज दी गई मैं खड़ा रहा। ये मेरे अपने काम है। कुछ लोग हमको बदनाम करते हैं, मेरे परिवार को बदनाम करते हैं। साबिर बाबा मेरे वालिद साहब के कई पुराने साथियों में से हैं। आज शेख रशीद साहब दुनिया से चले गए। अगर हमारे अंदर अगर बुराई होती तो ये साबिर बाबा हमारे साथ नहीं रहते। कोई इनको आस नहीं हमसे, सिर्फ मोहब्बत। हमारे अंदर कोई अच्छाई उन्होंने देखी हो। मेरा सवाल आप लोगों से, मुझे बताइए, क्या हमारे परिवार ने कभी आपके कारखाने पे कब्जा किया? क्या कोई बुनकरों को लाकर हमने खंडनी वसूली की? क्या कोई हफ्ता वसूली की? क्या शहर के अंदर एक आदमी ने आके खड़े रह के बताना कि मेरे परिवार ने आप लोगों के साथ जुल्म किया, गरीबों के साथ जुल्म किया, बुनकरों के साथ जुल्म किया, मजदूरों के साथ जुल्म किया? क्या एक कोई शख्स नहीं बता सकता। अगर हमारे में बुराइयां होती तो 1994 और 95 से लेकर आज तक शहरी सियासत के अंदर मेरे वालिद ने जो सियासत यहां तक लाई, तामीर की लाई, तरक्की की लाई, गरीबों के हमदर्द रहे, गरीबों के मसाइल हल किए, शहर के मसाइल हल किए, जब शहर के अवाम ने यहां तक लाकर पहुंचाया और मुझको भी और मेरे वालिद को भी एमएलए बनाया। आपको सोचना है। आप दूर से हमको देखते हैं, जो लोग हमारे खिलाफ तकरीर करते हैं आप वही सुनते हो। आप आइए करीब,
आइए मुझसे मुलाकात करिए, आइए आप काम लेकर आइए, आपके लिए दरवाजे खुले, आप हमको समझो, हम कैसे मिजाज के लोग हैं, हमारे अंदर क्या अच्छाइयाँ है, क्या हम काम करने वाले हैं या नहीं है, ये हमारी बातों को आप समझो। तो जब तक करीब नहीं आओगे, जब तक आप हमको नहीं समझ सकते, मेरे परिवार को नहीं समझ सकते, आपको समझना पड़ेगा। आप अपना काम लेकर आइए, ये सब जिम्मेदार है वो हम ला सकते हैं आपके पास, मेरे तक जब आप फोन करेंगे मैं हाजिर रह सकता हूं, आपका कोई भी मसला मैं हल कर सकता हूं। मेरे अंदर अच्छाइयाँ देखो, क्या क्या अच्छाइयाँ है, क्या बुराइयां हैं, क्या मैं गलत हूं, क्या सब आप देख सकते हो, उसके बाद फैसला करो। लेकिन जो लोग हमको हमारे को बदनाम करते हैं सिर्फ स्टेट से, सिर्फ अपनी सियासी मुफाद के लिए, अपनी कुर्सी बचाने के लिए हमको बदनाम किया जाता। मैं तो काफी लोग यहाँ पर बैठे जो मुझे जानते, मेरे परिवार को जानते, वो अगर मेरे साथ रहते, हमारे साथ खड़े हैं, तो ऐसे नहीं खड़े, हमारे अंदर कोई अच्छाइयाँ देखी होगी। किसी के सुख में दुख के अंदर हम लोग खड़े रहने वाले लोग, मसाइल के अंदर खड़े रहने वाले हो। बिजली का मसला है तो हमारे तक आइए, पुलिस स्टेशन का मसला है तो हम लोग बैठे हैं, कारपोरेशन का मसला है तो हम बैठे हैं, सरकार का कोई भी डिपार्टमेंट का मसला है तो हम बैठे हैं, हॉस्पिटल का कोई मसला है तो हम बैठे हैं। आप आइए, दरवाजे आप लोगों के लिए खुले। एक मर्तबा और मुझे चांस देकर देखो, मैं आपसे वादा करता हूँ इस शहर की काया पलटने का काम इंशाल्लाह करूंगा। मैं आज अखबार में पढ़ रहा था कि हरियाणा के अंदर मॉब लिंचिंग हुई, फिर एक मुसलमानों को निशाना बनाया गया। अब ये महाराष्ट्र के अंदर बीजेपी की सरकार है, अल्लाह ना करे कि आने वाले वक्त के अंदर बीजेपी की सरकार रहे, लेकिन एमएलए साहब उनसे लड़ नहीं सकते बीजेपी वालों से। आज के एमएलए, मैंने वहां पर साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर के खिलाफ तकरीर की, जो हमारे महरूसीन जो बेगुनाह थे बम ब्लास्ट के अंदर, जो हमारे 9 भाई थे वो बेगुनाह है। अगर किसी ने असेंबली के अंदर खड़े रह के कहा तो वो शेख आसिफ था। मुझे आज ये बोलना पड़ रहा है, जब वो लोग जमानत पर रिहा हुए तो मेरे एमएलए हॉस्टल के ऊपर उनको मैंने जगह दी कि यहां रहो, तो वो सुबह की ट्रेन पकड़ के तारीख पे जाते थे और शाम में रिटर्न आते थे। मैंने कहा इतना क्यों थकते हो? तो कहने लगे कि हमको होटलें नहीं मिलती, जगह कहाँ है हमारे पास, लोग हमको शक की नजर से देखते हैं। मैंने मेरे दरवाजे खोला कि तुम यहाँ सोना, यहाँ रहना, मेरे साथ घूमना। मैं खुद मेरी गाड़ी में बंबई घुमाता था, मैं कभी किसी से डरा नहीं। असीमानंद ने जो कबूल किया, मैंने कहा कि मालेगांव का बम ब्लास्ट उसने किया, प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने बम ब्लास्ट की। जब भी साध्वी प्राची ने हमारे खिलाफ जहर उगला, उसके खिलाफ बोलने का काम किया। जहां मॉब लिंचिंग हुई मैंने वहां पर बोलने का काम किया हूं। ये हर नुमाइंदगी मैंने असेंबली के अंदर किया और वो रिकॉर्ड मौजूद है असेंबली के टेबल पे भी और वीडियो की शक्ल के अंदर आप देख सकते हैं। आज तो मुझे तजुर्बा अल्लाह की कर, बहुत तजुर्बा है, उनका मैं जवाब दे सकता हूं, उनसे लड़ सकता हूं, हमारी बात मनवा सकता हूं। आपने देखा एमएलए साहब 5 साल थे, नीतीश राणे किले पे चढ़ गया, उसकी हिम्मत, लैंड जिहाद, लॉ जिहाद, क्या क्या जिहाद लाकर यहां पर चढ़ गया, घुस गया। इतनी हिम्मत खुल गई। और अगर वो जब जहर उगलेगा मालेगांव के खिलाफ में तो शेख आसिफ उसका मुकाबला कर सकता है, दूसरा कोई नहीं। ये तमाम ही चीजें आप लोगों को समझना है और मैं आपसे अपील करता हूं कि मैं हर जगह परफेक्ट हूं, हर डिपार्टमेंट का काम आप मुझसे ले सकते, हर मसला मेरे सामने ला सकते। अभी न तो फिर दुकानें लगेगी, फिर तकरीरें होगी, फिर आपको वर्गलाया जाएगा, आपको उकसाया जाएगा। लेकिन अल्लाह के वास्ते अब उन लोगों की बातों में मत आइए, शहर का नुकसान मत करिए। शहर खंडर होता जा रहा है, दादा भूसे के हाथ ये बिक चुका है, शहर को बेच दिया जा चुका है, दादा भूसे के हाथ गिरोह रखा जा चुका है। 2-3 दिन पहले आपने देखा शिवाजी पुतले के पास हाफिज अनी सदर साहब ने तमामी बातें शरीयत के मुताबिक रखी, फीत काटे इन्होंने, फीत
हमारे शहर के मुफ्ती साहब और एमएलए साहब ने फीत काटे। अरे मैं तो सियासी आदमी, मुझसे गलती होंगी तो अल्लाह से माफी मांग लेंगे, अल्लाह माफ करने वाला। लेकिन जिसको समझती है शरीयत, जिसको दीन समझता है, बुत परस्ती के जो शरीयत ने जो हुक्म दिया है, एक आलिम एक एमएलए जाकर रिबन काट देते हैं सिर्फ एक कुर्सी बचाने के लिए। ये आपको समझना है, ये शहर को समझना है और फैसला आपको करना है। मैं आने वाले दिनों के अंदर बहुत बड़ी स्क्रीन लगाने वाला हूं, ये शहर को बताऊंगा शहर गिरोह कैसे रखा जा चुका है, शहर कितना कर्जदार हो गया है। और आज जो ये गठबंधन बना रहे हैं ना, एक दूसरे के खिलाफ बोले, तकरीरें किए, प्रेस कॉन्फ्रेंस ली, कम ज्यादा बोला गया, लेकिन फिर अपने मुफाद के लिए एक हो रहे, ठेकेदारी करने के लिए, अपना घर भरने के लिए, अपने बाल बच्चों को पूरे के पूरे खानदान को ठेकेदारी में इन्वॉल्व करने के लिए, कमीशन खोरी करने के लिए, मेयर की कुर्सी हासिल करने के लिए, ये सब एक हो रहे हैं, एक हो रहे हैं। ये इनके जाति मुफाद के लिए एक हो रहा है। और मैं कल भी अकेला था आप लोगों के भरोसे, आज भी अकेला हूं आप लोगों के भरोसे। बैसाखी की जरूरत नहीं, आजकल तो मुफ्ती साहब को बैसाखी के साथ वाकर की भी जरूरत पड़ रही है। कभी बोले तू भी आ जा, तू भी आ जा, तेको इतने करोड़ का फंड, तेको इतने करोड़ का फंड, तेको मेयर, तेको स्टैंडिंग चेयरमैन, तेको डिप्टी मेयर, सब सौदा हो रहा है आपको बेचने का। लेकिन आप बेदार हो जाओ, इस मर्तबा इनको घर बैठाओ, एक मर्तबा मुझको छून कर दो, 5 साल मेरा काम देखना, अगर मैं नाकाम हो गया तो दोबारा मुझको वोट मत देना, मैं दोबारा उम्मीदवारी नहीं करूंगा। मैं जिम्मेदारी से बोलता हूं, नाकाम हो गया बदल देना, मैं नहीं लड़ूंगा। लेकिन मुझे अल्लाह की जात से, अल्लाह का करम है कि मुझे बहुत हौसला है, बहुत कॉन्फिडेंस है, मैं इन सरकार के खिलाफ लड़ सकता हूं, ताकत से लड़ सकता हूं, बोल सकता हूं, मराठी में भी बोल सकता हूं, मराठी में भी तकरीर कर सकता हूं, मराठी समझ भी सकता हूं, जो असेंबली हाउस में चलती वो मैं सब कर सकता हूं। नुकसान किसका होता? शहर का होता। अगर नुमाइंदा नहीं बोला तो शहर को कुछ मिलता नहीं, आफत आती है, डिमांड करना पड़ता, आवाज उठाना पड़ता, यहाँ का दर्द तो वहां बयान करना पड़ता, जब जाकर कुछ मिलता। इन्होंने कुछ किया नहीं, सिर्फ यूट्यूब पे बयान देना, यही काम इन्होंने सिर्फ किया है। अभी आप लोगों ने देखा ना, मैंने अखबार के अंदर दिया कि मदरसा व मस्जिद जहां जहां भी सोलार नहीं है वो लोग अर्जी मुझसे करें, मेरे पास अर्जी करें, दिए इन्होंने बयान। ऐसा कोई कानून नहीं है कि सोलार मस्जिद और मदरसों पे फिट होगा। मैं खामोश हूं, मैं खामोश हूं, मैं ये बताने वाला हूं ये शहर को कि कानून किसको बोलते हैं, ये बताने वाला हूं मैं शहर को, कानून किसको समझता है, आज के एमएलए को कि शेख आसिफ को। मैं बताऊंगा, थोड़ा सा इंतजार करो। ये ना तुम अगर एक शेख आसिफ हो या शेख आसिफ की जगह कोई भी एक शख्स हो, अगर हुकूमत से अगर फायदा करवा रहा शहर का, मस्जिद का, मदरसे का, ईदगाह का फायदा करा रहा, तो आप रुकावट क्यों बनते? अरे मैदान तो तुम्हारे लिए, तुम आज भी एमएलए हो, तुमने तो खुलकर बोलना था कि ठीक है शेख आसिफ कम करेगा, मैं ज्यादा करके बताऊंगा। मुखालफत शुरू कर दे, ये कौन सा तरीका है? हजरत उमर फारूक वाला तरीका यह था क्या? अजीब बात। ये आप लोगों को समझना है, शहर को संजीदगी से सोचो, समझो, एक मौका दो। मैं देखो सबको साथ लेकर चलने वाला शख्स हूं। मेरे पास कोई मसलक नहीं है, मेरे पास कोई बिरादरीवाद नहीं है, मेरे पास कोई जातिवाद नहीं है, मेरे पास कोई भेदभाव नहीं है, कोई काला गोरा, कोई अमीर गरीब, कोई मजदूर, कोई शेख, कुछ नहीं है मेरे पास।
मैं सबको लेकर चलना चाहता, सबके लिए मैं पहले भी खड़ा था, आज भी खड़ा हूं और इंशाल्लाह कल भी खड़ा रहूंगा। सिर्फ आपका साथ चाहिए। और आप तो हमारी जिंदगी पूरी बदल गई, हमारे परिवार की पूरी जिंदगी बदल गई। शेख रशीद साहब दुनिया से गए, खलील दादा गए, सब कुछ छोड़ के गए। हमको लगा कि यार सब तो यहीं रह गया। हमारे सामने 2 लोग घर के बड़े चले गए, प्रॉपर्टी, जायदाद, पैसा, रुपया सब कुछ छोड़कर चले। खाली हाथ आए, खाली हाथ चले गए। ना मैं भी दुनिया से जाऊंगा तो मैं भी कुछ लेके नहीं जाऊंगा। हमने परिवार ने बैठकर संजीदगी से फैसला किया है कि गरीबों का काम, गरीबों की मदद, दीनी काम, मजहबी काम बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना, यह हमने फैसला किया। और जो कुछ यहां कमा रहे यहीं बर्बाद कर दो, यहीं लुटा दो, गरीबों में मदद करो, गरीबों, ये सब हमने सीखा है। और शेख रशीद साहब हमेशा करते हैं और हम लोग उसको अब आगे बढ़ा रहे हैं। ये अल्लाह का करम है। जेब में हाथ डालने वाले लोग हैं, फूल नहीं फूल की पंखड़ी देने वाले लोग हैं, मुसीबत में खड़े रहने वाले लोग हैं। हम शहर के अंदर कोई दूसरा शख्स होंगे तो बताओ, कोई नहीं है। उसके लिए जिगर लगता है। अल्लाह ताला सबको नहीं देता। अल्लाह का करम है, अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ताला ने मेरे परिवार को इतना बड़ा जिगर दिया और दिलदार बनाया। अल्लाह का शुक्र है, बार बार मैं शुक्र अदा करता हूँ। तो आप तमाम ही लोगों से, मैं सब नए लोग मुझे ज़्यादा दिखे, मेरे करीब आइए, उसको समझिए, मेरी जानकारी लीजिए। और अल्लाह का करम है, क्रिमिनल एक भी केस नहीं है। क्या बोल रहा हूँ, किसी को मारने के जुर्मों में जेल में नहीं गया हूँ आज तक। क्या बोल रहा हूँ, सिर्फ जलसा देर तक चलाने का केस है, रास्ता रोको तहरीक का केस है, आंदोलन करने का केस है। क्रिमिनल किसी को ऐसा एक थप्पड़ मारने का भी केस नहीं है। न तो मुफ्ती साहब पे 353 है, गाली बक्के थे, याद है, सिविल हॉस्पिटल में लात मारे थे डॉक्टर को, याद है ना। 353 का केस है, राइट का गुना है, क्रिमिनल ऑफेंस है उनके ऊपर। मुस्तकिम डिग्निटी ने तो बोला ना, मैं सबसे बड़ा गुंडा हूं। अब उसके बारे में क्या बोलना है, उसके ऊपर भी केसेस है। मेरा भाई बाजू में तुम्हारी वार्ड का मेंबर बेग साहब के ऊपर भी केसेस है। सबसे अच्छा उम्मीदवार मैं हूं, सबसे साफ सुथरा उम्मीदवार मैं हूं, ये बात ध्यान रखो। तो साफ सुथरा होना ना आपको उम्मीदवार। तो ये तमाम ही चीज़ें आपको समझना है, सोचना है और फैसला करना। मुझे उम्मीद है इस मर्तबा कि आप लोग मेरा साथ देंगे और तारीख लिख दो और 5 साल का मौका दो। मैं आज़ाद उम्मीदवार इलेक्शन लड़ूंगा, लेकिन अभी मैं थोड़ा सी 1% थोड़ा सी इधर उधर हूँ, लेकिन मास्टर स्ट्रोक मारूंगा जब। अभी भी कुछ लोग, हमारे हजरत के कुछ लोग व्हाट्सएप पे लिख रहे मास्टर स्ट्रोक फेल हो गया। क्या बोल रहे, मास्टर स्ट्रोक फेल। बोले वो दिल के अरमा आंसू में बह गए, कुछ कुछ लिख रहे। अबे बेवकूफो, तुमने अभी शेख आसिफ को पहचाने ही कहा। सच्चाई मैं बोल रहा हूँ। बोले वो औरंगाबाद से इम्तियाज जलील से मिलके वहाँ लाइन लगा रहा था शेख आसिफ इमाम का टिकट लेने। अरे इमाम का टिकट लेना रहता तो 19 के अंदर चल के टिकट आया था, जब तो मैंने नहीं लिया था। क्यों? कि मुझे वो पार्टी इसलिए मुझे ठीक नहीं लगती कि मुसलमानों के लिए वो पार्टी ठीक नहीं है, नुकसानदेह, इसके लिए नहीं था। और अभी बोलने लगे लाइन लगा रहे थे तो हजरत और ये खानवादे की हिकमत अमली से फिर हम वहीं पहुंच गए। अरे तुम थोरात साहब के पास गए थे, मेरे डर के वहां चले गए, ये सिर्फ बोलो। शेख आसिफ पहुंच जाएगा डर था, लेकिन शेख आसिफ वो रास्ते पे नहीं जाना था। और अभी फिर बोल रहा हूं कि मास्टर स्ट्रोक अभी बाकी है। तुम अभी मुझे वो समझे नहीं, थोड़ा देर लगेगी। तुम्हारे एमएलए साहब तो मुझे नहीं समझे, तो तुम क्या समझोगे चमचो। बहुत बहुत शुक्रिया।